सभी का स्वागत है। नी के मूलभूत सिद्धांतों से अवगत कराने की कोशिश करूंगी। प्रकार के वैज्ञानिक आंकड़ों का एकत्रण करने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शंस रहते हैं। एक, या तो हम वैज्ञानिक आंकड़ों को एकत्र करने के लिए स्वयं क्षेत्रों में जाएं, जिसको कि हम यथास्थिति मापन प्रोसेस कहते हैं, जिसके इन सिटू मेजरमेंट्स कहा जाता है या फील्ड मेजरमेंट्स कहा जाता है। दूसरा, यदि हम दूरस्थ स्थानों पर स्थित वस्तुओं से संबंध करने के लिए किसी सेंसर का उपयोग करें तो इसे सुदूर संवेदन प्रोसेस कहा जाता है, जिसको हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। तो आइए जानें ये सुदूर संवेदन क्या है, क्यों है और कैसे इसे हम कर सकते हैं। किसी भी वस्तु, क्षेत्र, घटना, वस्तु जैसे कि कोई इमारत का अध्ययन है, क्षेत्र जैसे कि किसी खेत की निगरानी करनी है, घटना जैसे कि बादल का फट जाना या बारिश होना या ज्वालामुखी का विस्फोट होना, इन तीन चीज़ों के बारे में यानी कि वस्तु, क्षेत्र और करने के लिए एक ऐसे यंत्र का उपयोग करें जो इन तीनों चीज़ों से भौतिक संपर्क में नहीं रहे, तो हम इसे सुदूर संवेदन प्रक्रिया कहेंगे। इसकी परिभाषा है कि सुदूर संवेदन एक ऐसा उपकरण जो कि जांच के अंतर्गत किसी वस्तु, क्षेत्र या परिघटना से सीधे संपर्क में ना हो, उसके द्वारा अर्जित किए गए आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से उन तीनों चीज़ों जो कि वस्तु, क्षेत्र या परिघटना, इनके बारे में सूचना प्राप्त करने की विज्ञान और कला है। विज्ञान है क्योंकि ये बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। कला है क्योंकि सेम इमेज है, जो इमेजरी आती है या छवि, जो सैटेलाइट से जो छवि आती है, उसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए यह एक कला भी है। तो ये जानने के उपरांत कि सुदूर संवेदन क्या है, हम ये जान लेते हैं कि इसके क्या क्या लाभ हैं, यानी कि हमें सुदूर संवेदन क्यों करना चाहिए। यह एक योजनाबद्ध तरीके से आंकड़े यदि मैं 10 लोगों को ग्राउंड में या फील्ड में आंकड़े एकत्रित करने के लिए भेजूं, तो वो 10 लोग अलग अलग तरीके से वो आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं, या फिर उन आंकड़ों में अलग अलग तरीके की गलती हो सकती है। परंतु सुदूर संवेदन एक योजनाबद्ध तरीके से आंकड़े को ने गूगल अर्थ देखा है, उसमें हम जाकर देखें तो कई जगह त्रिविम सूचना भी वहाँ पर उपस्थित है। तो त्रिविमेश सूचना के उपयोग से आज हम वास्तविक वस्तुओं के त्रिविम करने में भी सक्षम हैं। यदि हमें बार बार इन्फॉर्मेशन चाहिए, मान लीजिए हर 2 साल में या हर 2 महीने में या हर 2 सप्ताह में या हर 2 दिन में, वह भी हम कर सकते हैं। वो उपग्रह के समय की अवधि और कालिक विभेदन के आधार पर बारंबार एक ही क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र का ग्लोबल कवरेज या वैश्विक कवरेज प्राप्त करने के लिए सुदूर संवेदन अगम्य हो जाते हैं। जैसे कि कहीं पर डिज़ास्टर हुआ हो या कहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो, वे क्षेत्र अगम्य हो जाएंगे, तो उसके सामने ऑप्शन बचता है। वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग करने के लिए सूचना प्राप्त करने में भी यह हमें सहायता प्रदान करता है। जैसे कि एक समान उपग्रह की छवि अन्य अनुप्रयोग अलग अलग तरीके से उससे सूचना एकत्रित कर सकता है। तो ये इस प्रकार के हमारे पास सुदूर संवेदन के, जिससे कि हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो एक उपग्रह है जो कि हम सभी लोग जानते हैं, जो कि पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको अगले व्याख्यान में बताया जाएगा, परंतु अभी चलेंगे कि सुदूर संवेदन की क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार हम इसको, अब इस टारगेट को कुछ ऊर्जा का स्रोत चाहिए। वह ऊर्जा का स्रोत, ये टारगेट कभी खुद भी हो सकता है या फिर जैसे कि इसमें दिखाया गया है, सूर्य के द्वारा वह ऊर्जा प्राप्त कर सकता है।
या फिर वह ऊर्जा का स्रोत हमारे प्लेटफॉर्म पर भी हो सकता है। तो एक ऊर्जा का स्रोत चाहिए, एक लक्ष्य जिसके बारे में सूचना प्राप्त करनी है, एक सेंसर, रिमोट सेंसर, सुदूर संवेदक, और उसको कैरी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म। जैसे कि हमारा मोबाइल हैंडसेट है, मोबाइल हैंडसेट एक प्लेटफॉर्म है, उसमें जो लगा कैमरा है वो उसका सुदूर संवेदक है। यहाँ पर सूचना एकत्रित होने के बाद यह सूचना हमारे पास पृथ्वी पर भेजी जाती है, जिसको हम ग्राउंड रिसीविंग टर्मिनल कहते हैं, जहाँ एक एंटीना होता है और बहुत सारे एंटीना का एक समूह भी हो सकता है, और उसके साथ बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स भी जुड़ी होती है, जो कि इस सूचना को प्राप्त करने में हमें मदद करती है। तो इस प्रकार हम पृथ्वी पर यह सूचना एकत्रित करते हैं। सूचना एकत्रित होने के बाद इसमें से जो जानकारी में एरर्स हैं उससे हटाया जाता है और इस प्रकार की फॉर्मेट में लाया जाता है जिससे कि एप्लीकेशन वाला या यूज़र जो भी उसे इस्तेमाल करने वाला है वो उसको यूज़ कर सके। तो इसको हम प्री प्रोसेसिंग कहते हैं और फाइनली ये यूज़र के पास चला जाता है। तो हमारे पास एक ऊर्जा का स्रोत हो, एक लक्ष्य हो, एक सुदूर संवेदक हो, उसको कैरी करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म हो, और एक ग्राउंड रिसीविंग टर्मिनल हो जो कि एंटीना का ग्रुप हो सकता है। उसके बाद हम प्री प्रोसेस करें और फिर उसके बाद हम इसको अलग अलग एप्लीकेशन के लोगों को दे सकते हैं। तो ये है एक सुदूर संवेदन प्रक्रिया। अब सुदूर संवेदन के दो प्रकार होते हैं, एक निष्क्रिय सुदूर संवेदन और एक सक्रिय सुदूर संवेदन। निष्क्रिय सुदूर संवेदन में ऊर्जा के बाहरी स्रोत का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया, जहां सूर्य को ऊर्जा का स्रोत दिया गया है। इसी प्रकार सक्रिय सुदूर संवेदन भी होता है, जिसमें हम स्वयं अपने ऊर्जा के स्रोत का उपयोग किया जाता है प्लेटफॉर्म से। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे कि हमारा मोबाइल है, मोबाइल पर कैमरा है, यदि मैं बिना फ्लैश ऑन किए उससे पिक्चर प्राप्त करती हूँ तो वह एक निष्क्रिय सुदूर संवेदन है, क्योंकि मैं बाहर के स्रोत पर डिपेंडेंट हूँ। परंतु यदि मैं मोबाइल हैंडसेट में उपस्थित फ्लैश का प्रयोग करती हूँ, मतलब कि इस प्लेटफॉर्म के स्वयं के ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करती हूँ, तो वो एक सक्रिय सुदूर संवेदन की तरह काम करेगा। ये बहुत ही सिंपल एक उदाहरण है, लेकिन बेसिक यही है कि निष्क्रिय सुदूर संवेदन में बाहर की ऊर्जा का स्रोत का उपयोग किया जाता है और सक्रिय सुदूर संवेदन में स्वयं के ऊर्जा के स्रोत का उपयोग किया जाता है। अब हम समझेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहा जाता है। इसी को हमारा सुदूर संवेदक जो है उसको सेंस करता है। तो सुदूर संवेदन की लक्ष्य को रोशनी देने के लिए जो हम ऊर्जा के स्रोत की बात कर रहे थे, चाहे वो बाहर का हो या फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर उपस्थित हो, ये जो ऊर्जा है उसे हम विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में समझते हैं। इसके दो सिद्धांत हैं, एक कणीय सिद्धांत जिसमें हम इसे फोटोन से बने हुए मानते हैं, और दूसरा है तरंग सिद्धांत। कण सिद्धांत, जिसको हम पार्टिकल थ्योरी भी बोलते हैं, इसमें हम मानते हैं कि ये विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है वह कई असतत कणों या फिर इकाइयों से बना हुआ है, और ये सभी कण या इकाई या फोटोन्स स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं। दूसरा सिद्धांत है तरंग सिद्धांत, जिसमें हम विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को एक हार्मोनिक साइनोसॉइडल तरंग के रूप में मानते हैं जो लगातार चल रही है। तो कणीय सिद्धांत को थोड़ा और जान लें। ये फोटोन्स, जिससे कणीय सिद्धांत जिस पर बेस्ड है, इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, इसका कोई मास नहीं होता,
और ये वो ऊर्जा के पैकेट हैं जो प्रकाश की सार्वभौमिक गति के साथ हमेशा गतिमान होते हैं। इसके विपरीत जो तरंग का संचरण है उसमें हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें दो क्षेत्र होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों आपस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब अभिलंब दिशा में विनिर्दिष्ट रहती हैं और ये दोनों तरंगें प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं। तो एक डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र का ऑसिलेशन, दूसरे क्षेत्र में दूसरी डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र के ऑसिलेशन, और उनके भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर दिशाओं में एनर्जी का फ्लो होना, यानी कि जो तरंगों का संचरण होना। इसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग की थ्योरी मान सकते हैं। इसमें दो ज़रूरी टर्म्स हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ जिसे हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं और फ्रीक्वेंसी जिसे हम आवृत्ति कहते हैं। तो तरंग दैर्घ्य तरंग पर दो समान बिंदुओं के बीच की दूरी है या वेवलेंथ जिसे हम कहें। आवृत्ति जो है एक किसी बिंदु से गुजरने वाली वेवलेंथ की संख्या है किसी निश्चित अवधि में। तरंग दैर्घ्य का यूनिट जो है वो मीटर रहता है और आवृत्ति का सेकंड इनवर्स रहता है। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत अनुपातिक है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आवृत्ति जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या विपरीत अनुपातिक है तरंग दैर्घ्य के। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो आवृत्ति कम हो जाएगी और वाइस वर्सा। इनका दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो एक इस सूत्र से संबंधित है, जिसमें कि इन दोनों को यदि हम गुना करें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को, तो हम पाएंगे कि वह प्रकाश की गति है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या डी ब्रॉगली परिकल्पना के अनुसार प्रकाश सहित सभी द्रव्यों में तरंग जैसे स्वरूप होते हैं। तो डी ब्रॉगली के अनुसार एक इक्वेशन है जिसमें कि प्रकाश की तरंग और कणीय सिद्धांत दोनों एक ही इक्वेशन में आते हैं, जिसको हम कहते हैं P = h/λ। P यहाँ पर मोमेंटम है या हम कह सकते हैं गति है, परंतु ये गति नॉर्मली उन पार्टिकल्स की होती है जिनका कुछ मास होता है, जिनका कुछ द्रव्यमान होता है। यहाँ फोटॉन्स का कोई द्रव्यमान नहीं है, परंतु फिर भी उनकी एक मोमेंटम है, एक गति है, जिसको कि हम उसके तरंग दैर्घ्य से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार एक ही इक्वेशन में दोनों जो कणीय सिद्धांत है और तरंग सिद्धांत है उसको एक ही में पिरोया गया है, जिसको हम डी ब्रॉगली परिकल्पना कहते हैं। आइए अब जानेंगे विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के बारे में, या हम इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके कई क्षेत्र हैं जो कि हमारे रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन के लिए उपयोगी होते हैं। ये स्पेक्ट्रम लघु वेवलेंथ, लघु तरंग दैर्घ्य से दीर्घ तक पाए जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि कॉस्मिक किरणें, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल जो कि दृश्यमान, और फिर अवरक्त, फिर सूक्ष्म तरंगें, फिर रेडियो तरंगें। इस प्रकार हमने इन्हें अरेंज किया है। तो जैसे हम कॉस्मिक किरणों से रेडियो तरंगों तक जाएंगे तो हम देखेंगे कि इनकी वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो रही है। और पृथ्वी के सुदूर संवेदन के लिए ज़्यादातर अल्ट्रावायलेट, विजिबल, अवरक्त यानी इंफ्रारेड और सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। विजिबल रीजन वो रीजन है जिसमें हमारी आंखें प्रकाश का पता लगा सकती हैं, जो कि
4 से 0.7 माइक्रोमीटर तक होता है। इसके बाद 0.7 से 100 माइक्रोमीटर तक अवरक्त क्षेत्र है। इस अवरक्त क्षेत्र को भी हम 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। परावर्तित अवरक्त यानी कि रिफ्लेक्टिव आईआर और उत्सर्जित अवरक्त यानी कि थर्मल आईआर। तो परावर्तित अवरक्त क्षेत्र 3 माइक्रोमीटर तक है और उसके बाद 100 माइक्रोमीटर तक उत्सर्जित अवरक्त क्षेत्र है। और इसके बाद सूक्ष्म तरंगें, जिस पर अलग से एक व्याख्यान की ज़रूरत है, जिसमें कि डिटेल में ये बताया जाएगा कि किस तरह माइक्रोवेव रेडिएशन जो है क्लाउड से पास करके रेनी टाइम में भी हमें इंफॉर्मेशन दे सकती है। परंतु इस समय यह समझना काफ़ी है कि हमारा विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में कई प्रकार की तरंगें हैं, जिसमें कि पृथ्वी की सूचना पाने के लिए हम दृश्य क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र और सूक्ष्म तरंग क्षेत्र के को यूज़ करते हैं। कभी कभी यूवी क्षेत्र, अल्ट्रावायलेट रीजन को भी यूज़ किया जाता है। अब हम समझेंगे कि विकिरण की इंटरैक्शन किस प्रकार होती है किसी भी पदार्थ से, यानी कि इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुम्बकीय विकिरण किसी भी पदार्थ या तत्व के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, इंटरैक्ट करता है, तो 2 केसेस हो सकते हैं। पहला, या तो वह क्रिया 2 सतहों की सीमा पर हो, बाउंड्री ऑफ 2 सरफेसेस पे हो, या फिर किसी एक ही मीडियम के अंदर हो, विद इन अ मीडियम हो। जब 2 सतहों की सीमा पर इंटरैक्शन होती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन या परावर्तन। जब ये पहली क्रिया है, और दूसरी क्रिया है रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन, जिसको हम अपवर्तन कहते हैं। एक ही मीडियम के बीच में जो इंटरैक्शन हो रही है उसको हम अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन या प्रकीर्ण यानी कि स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे इन सभी के बारे में अगली स्लाइड्स में। तो इन आगे की स्लाइड्स में हम परावर्तन के बारे में समझेंगे। परावर्तन 2 प्रकार का होता है, दर्पणी और विसरित। हम परावर्तन के बारे में इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि सुदूर संवेदन या तो परावर्तित किरणों पर आधारित है या फिर उत्सर्जित। परावर्तित यानी कि ऑप्टिकल रीजन में दृश्य क्षेत्र और परावर्तित अवरक्त क्षेत्र है, यानी कि 0.4 0.4 से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक यह पूरा क्षेत्र ऑप्टिकल रीजन में आता है। विजिबल प्लस रिफ्लेक्टिव आईआर, इसको हम परावर्तित अवरक्त क्षेत्र और दृश्य क्षेत्र, ये सारा एक साथ हम पढ़ते हैं और इसमें परावर्तन के अनुसार सुदूर संवेदन होता है। इसके बाद 3 से जो 100 माइक्रोमीटर का रेंज है उसमें उत्सर्जित अवरक्त क्षेत्र है, तो हम उसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम डिस्कशन करेंगे परावर्तन के बारे में, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग या ऑप्टिकल सुदूर संवेदन। तो 2 प्रकार के परावर्तन हैं, दर्पणी और विसरित। दर्पणी जिसको हम स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, दर्पण के समान स्मूथ सरफेस, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है रोड्स या सड़क, जो एक काफ़ी स्मूथ चिकनी तरह की सतह है और उससे दर्पणी परावर्तन हो रहा है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। जबकि इसके विपरीत विसरित परावर्तन है, जहाँ इंसिडेंस तो एक डायरेक्शन में है, आने वाली किरणें एक ही दिशा में हैं, परंतु परावर्तित किरणें कई दिशाओं में हैं। यह तब होता है जब सरफेस
रफ हो, जब सतह खुरदरी हो। तो एक पेड़ से होने वाले परावर्तन से हम इसे समझ सकते हैं, जहाँ पर पत्तियाँ क्योंकि अलग अलग दिशाओं में ओरिएंटेड रहती हैं, तो अलग अलग दिशा में परावर्तन होता है। अब हम कैसे जानें कि कोई सतह खुरदरी है या चिकनी है, रफ है या स्मूथ है? उसके लिए हमारे पास एक मानदंड है जिसको हम रेले क्राइटेरिया कहते हैं। इसमें किसी चिकनी सतह के लिए h इज़ लेस देन लैम्डा बाय 8 cos थीटा। यदि ये सेटिस्फाई होता है तो वह सतह स्मूथ है, अगर नहीं होता है तो वह सतह रफ है। यहाँ लैम्डा का मतलब है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, और थीटा है एंगल, इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण, और h है किसी प्लेन के ऊपर कितनी उसकी आरएमएस ऊंचाई है। तो यदि इनमें से, इन दोनों इक्वेशन में से जो भी सेटिस्फाई होगी, उसके हिसाब से हम बता सकेंगे कि वह सतह खुरदरी है या चिकनी है। यहाँ पर हम 5 मिनट का एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इसी क्रम में आइए जानें कि सुदूर संवेदन तकनीक के माध्यम से वस्तुओं की पहचान कैसे करें। तो इसके लिए हमारे पास क्रमीय हस्ताक्षर हैं, जिसको हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स के नाम से भी जानते हैं। तो अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग पहचान के लिए अलग अलग तरंग दैर्घ्य पर अवशोषित, परावर्तित या उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक ऐसा संयोजन जो उन वस्तुओं की पहचान करने में हमें सहायता करे, उसे हम वर्णक्रमी हस्ताक्षर के रूप में जानते हैं। हस्ताक्षर जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में भी हस्ताक्षर करते हैं, जो कि हमारी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, हमारी एक पहचान है और वो एक यूनिक है। इसी प्रकार जो अलग अलग वस्तुएं हैं, जैसे कि वनस्पति है और उसके साथ पानी है, वनस्पति और पानी का वर्णक्रमी हस्ताक्षर अलग होगा, चाहे हम अवशोषित क्षेत्र की बात करें या परावर्तित किरणों की बात करें या उत्सर्जित किरणों की बात करें। वनस्पति और पानी, जो कि हम दो उदाहरण अभी ले रहे हैं, उनका वर्णक्रमीय हस्ताक्षर अलग होगा। वनस्पति में भी जंगल के जो पेड़ हैं और उसके विपरीत जो खेती करने की फसलें हैं, उनके हस्ताक्षर अलग होंगे। खेती में भी जो गेहूं है और धान है, उन दोनों फसलों की हस्ताक्षर अलग होंगे, वर्णक्रमीय हस्ताक्षर अलग होंगे। चावल में भी जो बासमती चावल है और जो दूसरा साधारण चावल है, उनके वर्णक्रमीय हस्ताक्षर अलग होंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि अलग अलग वस्तुएं अलग अलग तरंग दैर्घ्य पर अवशोषित, परावर्तित या उत्सर्जित क्षेत्र में अलग अलग सिग्नेचर्स या हस्ताक्षर देते हैं, जो हमें उन्हें पहचान करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर 3 तरह की वस्तुएं दिखाई गई हैं। वेजिटेशन यानी कि वनस्पति, सॉइल में भी ड्राई और वेट सॉइल यानी कि सूखी मृदा और गीली मृदा या गीली मिट्टी। पानी में भी 2 तरह के पानी, एक साफ़ पानी जो किसी लेक से लिया गया हो और एक गंदा किसी रिवर का पानी हो। तो आप देख सकते हैं ये 5 तरह की अलग अलग सैंपल हैं और किस तरह से इनके वर्णक्रमीय हस्ताक्षर परावर्तन क्षेत्र में किस प्रकार से अलग अलग हैं। यहाँ पर हम किसी एक स्वस्थ वनस्पति के आदर्श वर्णक्रमीय परावर्तन को देखते हैं, जिसमें कि आप y एक्सिस पे देख सकते हैं परावर्तकता यानी कि परसेंटेज में रिफ्लेक्शन, और x एक्सिस पर आप वेवलेंथ देख सकते हैं। और ये देखिए कि जो दृश्य क्षेत्र है, जिसमें हमारी आँखें प्रकाश का पता लगा सकती हैं, उसमें परावर्तकता कितनी कम है, और ये लगभग 10% के आसपास मैक्सिमम जा रही है हरी रेंज में, 0.5 के आसपास, माइक्रोमीटर के आसपास। ये इसलिए क्योंकि पत्ते में, हरे पत्ते में पिगमेंट्स रहते हैं, तो वो पिगमेंट्स रेड और ब्लू रीजन में, लाल और नीले रीजन में एब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण करते हैं, तो बच जाता है ग्रीन कलर। वो भी अवशोषित होता है, परंतु रेड और ब्लू से कम होता है। इसी प्रकार अगर इंफ्रारेड रीजन में देखें तो उसमें कोशिका की संरचना के अनुसार परावर्तकता अलग अलग होती है। फिर आप उसमें 3 डिप्स देख सकते हैं, जिसमें कि पौधे के टिश्यू में जल द्वारा अवशोषण होता है, उसकी ये डिप्स हैं। तो पत्ते की परावर्तकता को प्रभावित करने के कई कारण हो सकते हैं। ये कुछ मोटे तौर पर मैंने कारण बताए आपको। इसके अलावा
किसी भी वनस्पति के वर्णक्रमीय हस्ताक्षर या पत्ते की परावर्तकता इन चीज़ों पर निर्धारित होती है। पत्ते की स्थूलता, जल अवशोषण बैंड्स, पत्ते की आकृति, पत्ते की परिपक्वता, पत्ते का स्वास्थ्य। इसी प्रकार मृदा के वर्णक्रमीय हस्ताक्षर कुछ मुख्य अभिलक्षण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि उसमें कितनी नमी है, या उसमें कितना कार्बनिक आशय है, या उसकी संरचना किस प्रकार हुई है, या उसमें कितना आयरन ऑक्साइड है। इसी प्रकार जल का वर्णक्रमीय हस्ताक्षर भी कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, मतलब हम किस वेवलेंथ पे बात कर रहे हैं, जल की कितनी गहराई है, जितना गहरा उतनी उसकी परावर्तकता कम, निलंबित पदार्थ कौन कौन से हैं और कितने मात्रा में हैं, क्या उसमें क्लोरोफिल है या वनस्पति का कोई आशय है, किस प्रकार की उसकी सतह है, क्या वो स्मूथ है या रफ है। तो इस प्रकार अलग अलग वस्तुओं के वर्णक्रमीय हस्ताक्षर अलग अलग अभिलक्षण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इसके बाद हम जानेंगे कि हमारे वातावरण में क्या भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं। दो तरह की भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं ज़्यादातर, अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन, प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग। तो देखते हैं इसकी वजह से, इन दोनों प्रक्रियाओं की वजह से सुदूर संवेदन छवि पर किस प्रकार से असर होता है। तो सामान्यतः वायुमंडलीय संप्रेषण यहाँ पर हमने दिखाया है, जिसमें वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि कितना इसमें ट्रांसमिशन है या वायुमंडलीय संरचना किस प्रकार है। जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा वे किरणें जो हैं एटमॉस्फेयर से या वायुमंडल से पास कर सकती हैं। और एक्स एक्सिस पे आप तरंग दैर्घ्य को देख सकते हैं। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखिए, 0.3 माइक्रोमीटर से पहले, 0.3 माइक्रोमीटर के आसपास, 0.2 माइक्रोमीटर के आसपास काफ़ी बड़ा डिप है, जिसको आप नीले रंग से देख रहे हैं। तो इसमें ऑक्सीजन और ओजोन की वजह से एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। तो ये किरणें वायुमंडल से पास नहीं कर पाती, ज़्यादातर भाग इनका अवशोषित हो जाता है। परंतु यदि हम आगे चलें 0.5 माइक्रोमीटर के आसपास, जहां हम देख सकते हैं कि वायुमंडलीय संरचना लगभग 100%, 100% के आसपास है। पूरा 100% तो नहीं होगा, परंतु उसके आसपास ही है कहीं। तो ये जो किरणें हैं 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर वाली, ये आसानी से वायुमंडल से आ भी सकती हैं और उनसे जा भी सकती हैं। इसी प्रकार आगे भी आप देखिए, कहीं कहीं जहाँ पर भी पीले रंग से जो रीजन्स दिखाए गए हैं, वो सब रीजन, वो सब क्षेत्र वायुमंडल से आसानी से पास कर सकते हैं। वो सब विद्युत चुंबकीय विकिरण की ही प्रकार हैं, जो कि वायुमंडल से आसानी से पास कर सकते हैं। तो वायुमंडलीय विंडोज़, ये जो येलो कलर से दिखाई हैं या पीले रंग से आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम वायुमंडलीय खिड़कियां भी कहते हैं। तो ये वो क्षेत्र हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के वो क्षेत्र हैं जहाँ पर वायुमंडल पारदर्शी होता है, या फिर कुछ तरंग दैर्घ्य के लिए विकिरण का अवशोषण बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। तो इन रीजन्स में हम यदि अपने उपकरणों को बनाएंगे तो हम पृथ्वी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि हम जो स्थान नीले रंग से दिखाए गए हैं, जैसे कि हमने 0.3 माइक्रोमीटर की बात की, या उसके आगे वाला क्षेत्र भी है जो काफ़ी सारा ब्लॉक्ड है, या इस क्षेत्र में यदि आप मेरा कर्सर देख सकते हैं, इस क्षेत्र में यदि हम
सुदूर संवेदक बनाने की कोशिश करें जो पृथ्वी को जांचे या पृथ्वी की सूचना हमें दे, वह बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये सब स्पेक्ट्रम में जो क्षेत्र हैं ये वायुमंडल से पास नहीं हो पाते, वो अवशोषित हो जाते हैं। तो अवशोषण की वजह से हमारे पास कुछ ही वेवलेंथ रेंज बचती है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक विंडोज़ या वायुमंडलीय विंडोज़ या खिड़कियां कहते हैं, जिसमें कि हम अपना सुदूर संवेदन कर सकते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है जो वायुमंडल में होती है वह है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब प्रकीर्णन, यानी कि जब कोई रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण वायुमंडल से पास करता है और कई कणों से संपर्क में आता है। वो कण किसके हो सकते हैं? वो डस्ट के हो सकते हैं, वो स्मोक के हो सकते हैं, वो गैसेस के हो सकते हैं, या वो बादल के कई जो बड़े बड़े कण हैं उनके हो सकते हैं। तो क्या होगा कि प्रकाश की जो दिशा है वह बदल सकती है, वह अलग अलग दिशाओं में जा सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि क्या तरंग दैर्घ्य है प्रकाश का जो इंटरैक्ट कर रहा है, और क्या साइज़ है, कितना बड़ा वो पार्टिकल है जिससे कि इंटरैक्शन होने वाली है। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे रेले प्रकीर्णन, इसमें प्रकाश एक दिशा में आता है और दो दिशाओं में समान रूप से विभाजित हो जाता है। मी प्रकीर्णन यदि आप देखें ऊपर सबसे पहला, उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सामने की डायरेक्शन में ज़्यादा प्रकीर्णन हो रहा है, पीछे की डायरेक्शन में कम हो रहा है। और एक आवरणात्मक प्रकीर्णन है जो कि बड़े कणों से होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन बड़े बड़े कणों से जो कि वायुमंडल में उपस्थित हैं, जैसे कि लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स, उससे अलग अलग दिशा में प्रकाश विभाजित हो सकता है या उसकी प्रकीर्णन हो सकती है। तो आज हमने सीखा है कि सुदूर संवेदन क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, यानी कि इसके क्या क्या लाभ हैं। इसके कई लाभ हैं। फील्ड मेजरमेंट्स के अलावा हमारे पास सुदूर संवेदन भी एक प्रक्रिया है जिससे कि हम वैज्ञानिक आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। हमें इसकी ज़रूरत है क्योंकि इसके कई लाभ हैं, परंतु फील्ड मेजरमेंट्स भी उतनी ही ज़रूरी है। यहाँ पर मुझे यह मेंशन भी करना होगा कि जब तक सुदूर संवेदन रहेगा, फील्ड मेजरमेंट्स को भी रहना होगा, क्योंकि हम कितने सही हैं ये जानने के लिए हमें फील्ड मेजरमेंट्स या इन सितु मेजरमेंट्स में जाना ही होगा। इसकी प्रक्रिया क्या है ये हमने जाना, जिसमें कि हमें एक प्रकाश का स्रोत चाहिए जो बाहरी भी हो सकता है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हो सकता है जहां हमारा सुदूर संवेदक है। उसके अलावा एक लक्ष्य है जो हमें चाहिए, जिसके बारे में सूचना प्राप्त करनी है, और इसके अलावा हमें एक ग्राउंड रिसीविंग टर्मिनल चाहिए जहाँ पर सारी सूचना का एकत्रण होगा पृथ्वी पर, और फिर हमें उसमें प्री प्रोसेसिंग करके यूज़र को देना है। इसके दो प्रकार हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। विद्युत चुंबकीय विकिरण की अवधारणा को हमने समझा। इसके दो सिद्धांत थे, तरंग और कणीय, दोनों सिद्धांतों के बारे में हमने जाना। हमने ये जाना कि ऑप्टिकल रेंज क्या है, थर्मल रेंज क्या है, माइक्रोवेव रेंज। विद्युत चुंबकीय विकिरण किसी भी पदार्थ के साथ किस प्रकार परस्पर क्रिया करता है ये भी हमने जाना है। इसी क्रम में हमने जाना कि परावर्तन क्या है, अवशोषण, वायुमंडल में अवशोषण और प्रकीर्णन के क्या इम्प्लिकेशंस हैं, वर्णक्रमीय हस्ताक्षर क्या हैं, और यहाँ पर मुझे यह भी बताना होगा कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, इसकी वजह से जो सुदूर संवेदन से
छवि प्राप्त होती है उसमें कुछ नॉइस आ सकती है। जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा किसी जगह पर, प्रदूषण होगा, वह उतनी ज़्यादा हेजीनेस क्रिएट करेगा हमारी छवि में, जो हम सैटेलाइट से या उपग्रह से जो छवि प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने ये सब चीज़ें आज सीखी हैं। मैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से आऊँगी। आपके कुछ प्रश्न जो भी हैं हम कोशिश करेंगे कि हम उनका उत्तर दे सकें। नमस्कार।